नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। आज नॉन एग्री मार्केट से शुरुआत करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर खरीदारी नॉन एग्री मार्केट में है तो आज नेचुरल गैस में दिख रही है। करीब 2% की तेजी है। 298 रुपए के पास नेचुरल गैस दिसंबर का वायदा ट्रेड कर रहा है। कॉपर भी तेज है, धीरे धीरे खरीदारी बढ़ी है। 830 रुपए के करीब MCX पर कॉपर आ चुका है। क्रूड में भी तेजी है। हफ्ते भर में 5% की तेजी के बाद आज भी ये मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, 5,940 के आसपास। बाकी मेटल्स में एल्युमिनियम तेज है, लेकिन जिंक और लेड में हल्की नरमी है। लेकिन चांदी ऊपरी स्तरों पर दबाव, जैसा हम कह रहे थे कि गोल्ड के मुकाबले यहां पर तेजी कम आई है। चांदी फिसलकर अब 90,000 रुपए के नीचे आ चुकी है। गोल्ड की भी शुरुआती तेजी कम हुई है 77,000 के ऊपर, लेकिन अभी भी गोल्ड बना हुआ है। पिछले हफ्ते के लोअर लेवल से अगर आप देखें, जो 73,300 के आसपास का जो लोअर लेवल था पिछले हफ्ते का, वहां से करीब 4,000 रुपए के आसपास कह सकते हैं, 4,000 से थोड़ी बहुत कम, लेकिन उतनी तेजी आ चुकी है और रिकॉर्ड से अब बहुत ज़्यादा दूर MCX पर सोना नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, यही आज हम मुनाफे की मंडी में बताएंगे। मैं हूँ विष्णु मोहन और हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपको मदद करेंगे। तरुण सत्संगी है, एसोसिएट डायरेक्टर हैं रिसर्च यूनिवेस्ट के। अमित गोयल हैं, चीफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट हैं पेज 360 से। और भूपेश शर्मा है, बीकानेर से, टेक्निकल एनालिस्ट है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अमित जी बताइए, क्या लग रहा है आपसे? जब लास्ट टाइम बात हुई थी दिवाली के आसपास, आपने कहा था कि आपने पोर्टफोलियो से काफ़ी निकासी की है, आपने पोर्टफोलियो को हल्का किया है, गोल्ड में आपने एक्सपोजर कम किया है। जब बाजार वापस नीचे आएगा तो खरीदारी करेंगे। तो आपने खरीदारी की या अभी भी साइड लाइन में आप लोग हैं? नहीं विश्व मोहन जी, हमने खरीदारी की है। और हमारा जो टारगेट था गोल्ड का, वो 2525 से लेके 2550 के बीच में हमारा एक टारगेट था कि ये एक बार जरूर आएगा गोल्ड। और ये बहुत कमाल की बात है कि 5 नवंबर को जो है वो गोल्ड $2750 का भाव चल रहा था, और उसके ठीक 8 कैलेंडर डेज में जो है वो 2750 से वो गिर के 2535 तक आया। तो वो वाला जो भाव था वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव भाव था, तो वहां पे हमने खरीदारी काफी की है। और मेरा अभी ऐसा मानना है विश्व मोहन जी कि ये अब एक रेंज में आ जाएगा। ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सोना जो है वो कोई $2,800 के ऊपर चला जाएगा डॉलर टर्म्स में, और ना ही मुझे ऐसा लग रहा है कि ये $2,500 के नीचे चले जाएगा। तो ये अब बिल्कुल मुमकिन है कि अगले 3-4 महीनों में, बल्कि इवन अगले 5 महीनों के लिए एक रेंज बन जाएगी, जिसमें ऊपर का लेवल आप फिलहाल मान के चलिए कि कोई 2725 2750, और नीचे का लेवल जो है आप मान के चलिए 2550 2500, और इसके बीच में ये ट्रेड करेगा। और ये गोल्ड मेरे हिसाब से अब बाय ऑन डिप्स है। जब भी ये 2550 2575 या इवन 2600 के नीचे अगर ये जाए, तो धीरे धीरे करके जो है आपको बाइंग करनी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से गोल्ड अभी भी बहुत श्रेष्ठ जो है एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। और अगर हम इसको धीरे धीरे करके नीचे में अगर हम एक्यूमुलेट करते हैं ओवर द नेक्स्ट 4-5 मंथ्स, तो मुझे लगता है आने वाले 2 से लेके 3 साल में अभी भी बहुत बड़ा अपसाइड है। डॉलर टर्म्स में हम अभी भी $4,000 से ऊपर देख रहे हैं, और रुपी टर्म्स में हम तकरीबन 1,40,000 1,50,000 रुपए का भाव MCX में देख रहे हैं आने वाले 3 से लेके 4 सालों में। 4 सालों में आप 1.5 लाख तक का भी आप लोगों का जाने का अनुमान है। सर, आपने जो 4-5 महीने के लिए जो दायरा बताया है कॉमेक्स गोल्ड का, वो MCX पर भी बता दीजिए ताकि जो हमारे दर्शक है उनको आसानी होगी। जी, देखिए MCX पे जो है मेरा ऐसा मानना है कि 78,500 जो है आप एक बार ऊपर का एक छोर आप लेके चल सकते हैं, और नीचे में तकरीबन जो है 74,000 साढ़े 74,000, तो ये कोई एक 4-1 हजार रुपए की रेंज है, जो कि मेरे हिसाब से आप MCX में जो है इस दायरे को लेके चलिए। जब भी 75,000 के नीचे जाए तो आप धीरे धीरे करके जो है आप बाइंग का रुख रखिए। और अगर ये 77,000 के ऊपर, जैसे 77,500 78,000 के अगर रेंज में जाता है, तो आप अपना बेचने की तरफ जो है वो रुझान रख सकते हैं।
मगर इवेंचुअली जो है आपको बाय ऑन डिप्स करना है, आपको इवेंचुअली एक्यूमुलेट करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में अगले 3 से लेके 4 साल में 1.5 लाख का करीब का जो है आप टारगेट लेके चलिए कि गोल्ड पहुंच सकता है। तो 3 से 4 साल में 1.5 लाख का टारगेट, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो धीरे धीरे हर गिरावट पे आप एक्यूमुलेट कीजिए। हो सकता है कि 4-5 महीने तक दायरे में ज़रूर दिखेगा, वो सोचती दिखेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक बड़ी तेजी की उम्मीद अमित जी को लग रही है। अमित जी, चांदी में बताइए क्या लग रहा है? चांदी में उस तरह की रिकवरी नहीं आई है जिस तरह की सोने में आई है। क्या चांदी और नीचे में खरीदने का मौका मिलेगा? क्या आपको लग रहा है कि चांदी 80,000 तक भी आ सकती है क्या? देखिए अभी जो है वो चांदी में कुछ टेक्निकल कुछ ऐसे फैक्टर्स चल रहे हैं जिसके की वजह से चांदी अभी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, और ये बिल्कुल मुमकिन है कि ये यहाँ से और जो है वो कोई 2-3% यहाँ से गिर जाए। तो चांदी आपका जो है जो बाइंग बनेगी मेरे हिसाब से वो कोई $29.5 पर आउंस इन डॉलर टर्म्स, और एमसीएक्स में आप मान के चलिए कि कोई 87,000 के करीब चांदी की जो है वो बाइंग बन सकती है। मगर मैं ये फिर कहना चाहूंगा कि मुझे इस टाइम अगर लॉन्ग टर्म की अगर बात की जाए, अगर एक निवेश की अगर बात की जाए, तो सोना ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है आने वाले 3 से लेके 4 साल में। हालांकि मैं ये बात यहाँ पे एक कैविएट भी देना चाहूंगा कि अभी ये जो बहुत ज्यादा जो जियो पॉलिटिकल जो इश्यूज चल रहे हैं रशिया यूक्रेन को लेके खास तौर से, उसके वजह से ये थोड़ा ज्यादा एलिवेटेड है सोना। और आज शुक्रवार है तो बहुत सारे लोग शुक्रवार को ये सोच के हेजिंग करके जाते हैं गोल्ड में कि भाई कहीं वीकेंड में कोई ज्यादा कोई नेगेटिव न्यूज ना आ जाए जियोपॉलिटिकली। तो इसलिए मैं कतई आपको ऐसी सलाह नहीं दे रहा हूं कि आप कोई करंट भाव पे कोई बहुत ज्यादा बाइंग करें। बाय ऑन डिप्स आप रखिए, और जियोपॉलिटिकल फियर्स कम हुए तो आप अपनी स्पीड और बढ़ाइए खरीदने की। तो नीचे में खरीदने का अवसर है, यहां से अगर ऊपर जाता है तो आपको बहुत ज्यादा खरीदारी नहीं करनी है। और बिटवीन सोना और चांदी, सोना जो है वो हमें ज्यादा आकर्षक आकर्षक लग रहा है आने वाले 3 से लेके 4 साल में। चांदी आप एक मान सकते हैं कि ट्रेडिंग के लिए कमोडिटी बहुत ही उपयुक्त है कि $29.5 आ जाए या 87,000 एमसीएक्स में आ जाए तो आपने खरीद लिया, और वहां से आपको 3-4-5% का आपको अगर बढ़ोतरी मिल जाए तो आपने बेच दिया। तो चांदी एक बहुत बेहतरीन एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है, ट्रेडिंग के लिए एक बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। मगर लंबे समय के निवेश के लिए सोना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। सोना ज़्यादा आकर्षक आपको लग रहा है? लंबी अवधि के लिए अगर आपको निवेश करना है तो सोने के साथ जाए, ज़्यादा बेहतर है। अभी अगर 87,000 के आसपास एमसीएक्स पर चांदी दिखे तो यहाँ पर खरीदारी का मन आप बना सकते हैं, ऐसा अमित जी को लगता है। आप बताइए तरुण जी, आपकी राय क्या है गोल्ड और सिल्वर दोनों पर? हाय, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग शुभम सर। जी। गोल्ड में जो मेजर ट्रेंड है वो तेजी का ही रहेगा। हमने देखा किस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन फिर से स्पर्ट लिए हैं, उसके बाद में काफी अच्छा रन अप आया। ऑलमोस्ट $150 अपने 2 मंथ्स के लो से गोल्ड के प्राइस कॉमेक्स में रिकवर कर चुके हैं। मेजर ट्रेंड है अभी भी पॉजिटिव रहेगा। जिस तरीके से रशिया की तरफ से रिटालिएशन हुआ एंड दे आर अगेन थ्रेटनिंग दे वुड टेक फर्दर एक्शन अगेंस्ट यूक्रेन, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल प्रीमियम प्राइसेस के अंदर बना हुआ है। वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग सेम टाइम जनवरी में जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन रिज्यूम करेगा अपना प्रेसिडेंसी, देन मे बी वी विल हैव मोर इकोनॉमिक टर्मोइल। एंड अगर उस केस में ऐसा होता है तो सेफ हेवन बाइंग गोल्ड के अंदर फर्दर अप होते हुए देखेंगे। और देखिए अल्टीमेटली 3 asset classes आर कंसीडर्ड एज अ सेफ हेवन। बिटकॉइन तेजी लगातार दे रहा है, डॉलर इंडेक्स में तेजी आएगी लेकिन लिमिटेड आएगी, क्योंकि करेंसी के लिए कहीं ना कहीं इंटरवेंशन गवर्नमेंट का रहता है। साइमल्टेनियसली थर्ड गोल्ड जो कि इनिशियली डिप लिया था लेकिन अभी बैक टू द ट्रैक है, और मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड अगर $2,700 के ऊपर सस्टेन किया तो प्रॉब्ली हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर हम 3,000 का प्राइस आते हुए देखें। एंड डोमेस्टिक मार्केट में भी मुझे लगता है 77,700 इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट है। अगर उसके ऊपर प्राइस क्रॉस करते हैं तो प्रॉब्ली वी आर एट 82,000 नेक्स्ट ईयर। सो ओवरऑल बाय इन डिप्स का मार्केट है। कोई भी अच्छा मंदा आता है तो उसमें सेलिंग की बजाय बाय करें इन्वेस्टर, और नो डाउट इसके अंदर अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे आने वाले महीनों में। ओके। ओवर टू
ओके, नहीं, गिरावट पे आपका भी कहना है कि खरीदारी के मौके देखने चाहिए। आप बताइए भूपेश जी, टेक्निकली आपको कैसा दिख रहा है गोल्ड और सिल्वर? क्या कुछ करेक्शन की संभावना है इमीडिएट, और अभी ये तेजी चलेगी? जी नमस्कार विश्वमोहन जी। अगर नमस्कार। गोल्ड की बात करें विशेषकर तो 77,144 के दाम पर गोल्ड में खरीदारी से एक बार दूरी बनानी चाहिए। मुझे लगता है कि बाजार कहीं भी नीचे में 76,600 के आसपास मिलता है तब इसमें खरीदारी कर सकते हैं। ट्रेंड और मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव बने हुए हैं, परंतु ऊपर के भाव में स्टिफ रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है $2,700 का गोल्ड कॉमेक्स पर चलना एक बार भारी रहेगा, इसलिए गोल्ड में ऊपर में खरीदारी से दूरी बनाए। और चांदी में? वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में सर 90,100 का दाम है। 90,100 के दाम पर चांदी में बिकवाली करनी चाहिए। कंपैरेटिव टू गोल्ड अगर तुलना करते हैं तो चांदी का बाजार मुझे काफी कमजोरी दिखा रहा है, और यहाँ बिकवाली करके 90,600 का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में टारगेट 89,500 और 89,000 के रहेंगे। ये लक्ष्य शॉर्ट टर्म के रहेंगे। के लक्ष्य 89,000 तक फिसल सकता है चांदी का भाव, आपको लग रहा है। बेचने की सलाह भूपेश जी की तरफ से आ रही है। बात अब कच्चे तेल की करते हैं। कच्चे तेल में भी इस हफ्ते 5% तक की तेजी आई है। $74 के पार ब्रेंट क्रूड आ चुका है। जियोपॉलिटिकल रिस्क का प्रीमियम मिल रहा है यहाँ पर, और अब बैठक है 1 दिसंबर को ओपेक प्लस की। अब आगे 2025 में उनकी उत्पादन पॉलिसी क्या रहती है? जो ग्रेजुअल बढ़ोतरी की उम्मीद जो लगा के बाजार बैठा है, क्या ये बढ़ोतरी होगी? अमित जी आप बताइए, क्रूड की चाल कैसी रहने वाली है यहाँ से? विश्वमोहन जी, मेरा ऐसा मानना है कि क्रूड में अभी जो लेवल्स पे जहां पे ट्रेड कर रहा है, ये कहीं ना कहीं एक हायर एंड ऑफ द रेंज के हम करीब आ गए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो क्रूड का जो दायरा है ट्रेड करने का, वो नीचे खिसक चुका है। तो अगर मैं WTI की बात करूं, क्योंकि MCX में जो हमारा जो क्रूड ट्रेड होता है वो WTI से जो है वो कनेक्टेड है, तो WTI की अगर मैं बात करूं तो ये अभी कोई $70 के रेंज में जो है वो चल रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो नीचे का जो दायरा है वो आप $65 मान के चलिए, और ऊपर का जो दायरा है वो आप $72 मान के चलिए। अभी जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स बहुत ज्यादा एक्यूट हैं, तो इसके वजह से जो है ये थोड़ा ऊपर की तरफ जो है ये आ गया है। अदरवाइज 65 से लेके $72 का जो है, अब आप एक रेंज आप लेके चल सकते हैं WTI के लिए। और मुझे यहाँ से कोई बहुत ज्यादा जो है अपसाइड की गुंजाइश नहीं दिखती, और उसकी वजह फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों है। US में जो है वो क्रूड के स्टॉक पाइल्स बढ़ रहे हैं। चाइना में जो ओवरऑल डिमांड है वो वहां पर जो है वो घटनी शुरू हो गई है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर बहुत बड़ा एक जोर है चाइना में। तो इसके वजह से चाइना में जो है धीरे धीरे करके डिमांड जो है वो कम हो रही है। और तीसरी तरफ US का जो शेल ऑयल का जो प्रोडक्शन है, वो अपना जो है वो धीरे धीरे करके फिर से बढ़ रहा है, और एक नए पीक की तरफ हम जा रहे हैं US के क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को थोड़ा फियर लग रहा है कि कहीं ट्रम्प के आने से ईरान के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ना लग जाएं, या जियो पॉलिटिकली सिचुएशन ज्यादा एडवर्स ना हो जाए। मगर मेरे वो कंसर्न्स नहीं है। मुझे जियो पॉलिटिकली सिचुएशन अगले 6 महीनों में मुझे ईज आउट होती नजर आ रही है, और मुझे लगता है कि ईरान का जो क्रूड है वो बाजार में लगातार आता ही रहेगा, वन वे और दी अदर। तो इसलिए अपसाइड का जो है वो दायरा जो है वो बहुत कम है, और नीचे का जो दायरा आने वाले 6 महीनों में ज्यादा बड़ा है। की संभावना आपको ज्यादा दिख रही है। तरुण जी आपकी राय क्रूड पर? कि लास्ट 1 मंथ से हमने देखा है, चाहे US में इलेक्शन हो, चाहे जो पॉलिटिकल प्रीमियम बढ़ा हो, प्राइसेस ने एक रेंज में मूवमेंट किया है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करते तो हमने देखा 6600 से 6150 के बीच में प्राइसेस ओवर हुआ है। यहाँ पर 6550 माफ कीजिएगा 6550 से लेकर हमने, माफ कीजिएगा 5650 से हमने बाइंग आते हुए देखा है, और 6100 के आसपास से हमने फिजल आउट होते हुए देखा बाइंग। कॉमेक्स की बात करें तो $66 काफी अच्छा सपोर्ट बना हुआ। 61 से 72.5 के बीच में प्राइसेस ओवर करते हुए नजर आए हैं। जैसे कि मेरे कलीग ने कहा, मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट में सप्लाई ज्यादा है। साइमल्टेनियसली चाइना वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स, लार्जेस्ट इंपोर्टर्स एंड कंज्यूमर्स है, और चाइना की तरफ से डिमांड वीक होना एक डेंटिंग कंसर्न हो जाता है। सो ऑल इन ऑल हमें ऐसा लगता है कि
ऑयल मार्केट के अंदर सप्लाई साइड साइमल्टेनियसली स्लगिश चाइनीज ग्रोथ वेट करेगी। 72.5 के ऊपर जब तक प्राइस नहीं चलेंगे, प्रॉब्ली हमको लगता है ग्रेजुअली प्राइस $66-65 तक आ सकते हैं। बट यहाँ पे ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन फर्दर वाइडन होता है साइमल्टेनियसली, देखिए ओपेक प्लस विल कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन कट फॉर नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अल्टीमेटली हल्का सा भी ग्रेजुअली राइज किया तो उनका जो एफर्ट्स था वो सारा का सारा बेकार हो जाएगा, ऑयल के प्राइस का तो बहुत स्टीपन वीकनेस आ जाएगा। तो अल्टीमेटली दे विल हैव नो चॉइस बट टू कंटिन्यू प्रोडक्शन, बट साइमल्टेनियसली कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल पिक्चर सपोर्टेड है, लेकिन अल्टीमेटली वो वेल प्राइस्ड है, जिसकी वजह से प्राइस कंसोलिडेट कर रहे हैं, रेंज कर रहे हैं। आप बताइए भूपेश जी, टेक्निकली आपको कैसा दिख रहा है, कोई मौके दिख रहा है? अगर ऑप्शंस में कोई ट्रेड हो क्रूड में तो वो भी बता दीजिएगा। जी, अगर क्रूड की बात करी जाए तो क्रूड में विशेषकर मेरे को बाजार अभी एक दायरे में ट्रेड होता हुआ समझ आता है, जो दायरा 5,980 से लेके 5,800 के बीच में रहेगा। मैं कहूंगा कि करंट भाव पर भी बिकवाली करी जा सकती है 6,000 का स्टॉप लॉस लगाकर, एक काउंटर रिव्यू समझकर, और ऊपर में नीचे में टारगेट इसके 5,880 और 5,820 के रहेंगे। वहीं अगर ऑप्शन के ट्रेड की बात करी जाए तो मुझे लगता है कि 5,900 का ऑप्शन खरीदना चाहिए, पुट ऑप्शन, और इसमें 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। इसमें 80 पॉइंट और 100 पॉइंट के लक्ष्य संभावित रहे। इसकी बात कर लेते हैं। अमित जी, आप बताइए बेस मेटल्स की चाल कैसी दिख रही है? क्या यहाँ से तेजी बढ़ने वाली है मेटल्स की, या कुछ दबाव भी दिखेगा? नहीं विश्वमोहन जी, मुझे ऐसा लगता है कि बेस मेटल्स में अभी थोड़ा सा हमें राइज देखने को मिलना चाहिए आने वाले कुछ हफ्तों में, और उसकी वजह जो है वो कुछ दो तीन इस तरीके से है। पहली, डॉलर इंडेक्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जो डॉलर इंडेक्स अभी आज से सिर्फ मान के चलिए कि कोई 2 महीने पहले सितंबर में $100 के रेंज में था, 100 के लेवल के रेंज में था, वो अब 107 के ऊपर चल रहा है। तो उसने जो है वो बेस मेटल्स के ऊपर एक बहुत बड़ा उसका प्रभाव रहा है, जिसके वजह से कि बेस मेटल्स जो कि अक्टूबर में कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक काफी ज्यादा अच्छे लेवल पे चले गए थे, वो वहां से बहुत बड़ा फॉल हम देख चुके हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स जो है वो अपने टॉप के आसपास है। हो सकता है यहां से और आधा या 1% डॉलर इंडेक्स बढ़ जाए, मगर उससे ज्यादा बढ़ने की मुझे कोई भी गुंजाइश नहीं दिख रही है। तो ये एक जो है वो बेस मेटल्स के फेवर में रहेगा। दूसरा, चाइना की जो इकोनॉमी है वो फिलहाल के लिए, जो उन्होंने जो मेजर्स अनाउंस किए थे उसकी वजह से फिलहाल के लिए जो है उनका एक बेस बन गया है। मैं लंबी अवधि के लिए चाइना पे अभी भी बियरिश हूं। मुझे लगता है वहां पे अभी और बहुत नेगेटिव न्यूज आनी है अगर आने वाले 1 साल की बात की जाए, मगर अगर आने वाले 2 या 3 महीनों की बात की जाए तो मुझे लगता है कि चाइना में एक बेस बन गया है। और चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो पूरा जो है तत्पर है कि जनवरी फरवरी तक, जब तक ट्रंप की इनॉग्रेशन होएगी 20 जनवरी को, तब तक जो है चाहे उनको कुछ भी मेजर्स अनाउंस करने पड़े, मगर वो चाइना की इकोनॉमी को वीक नहीं होने देंगे। ये एक दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर है लूनर न्यू ईयर जो है, वो हम सबको मालूम है कि जनवरी एंड और फरवरी की बीच में लूनर न्यू ईयर आता है, और उससे पहले जो है वो फैक्ट्रीज जो हैं वो अपनी प्रोडक्शन तेज कर देती हैं, क्योंकि उनको लूनर ईयर में जो है उस समय की छुट्टियों के टाइम प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो अभी जो है दिसंबर तक या जनवरी फर्स्ट हाफ तक जो है हर चीज की प्रोडक्शन जो है वो एक अच्छे लेवल पे रहने वाली है। तो ये तमाम वजहें हैं जिसके वजह से मुझे बेस मेटल्स में अभी मंदी नहीं दिखती है। अगर मैं कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ओर की बात करूं तो सब में मुझे लगता है कि तकरीबन कोई 3 से लेके 4% का अपसाइड आपको यहां से लेके दिसंबर एंड या जनवरी बिगनिंग तक देखना चाहिए, मिलना चाहिए हमें। मगर वो लेवल्स अगर आते हैं तो उस समय हम एक दूसरा जो है रुख रखेंगे। वहां पे शायद हम सेल ऑन एवरी राइज पे आ जाएं जनवरी में, मगर एज ऑफ नाउ बेस मेटल्स हमारे लिए बाय ऑन एवरी डिप है। ओके, चलिए अब वक्त है ब्रेक का। शुक्रिया
अमित गोयल जी, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को नॉन एग्री मार्केट पर गाइड किया कि उन्हें क्या करना चाहिए गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और मेटल्स को लेकर। कि हाँ, यही एकमात्र काउंटर है एनसीडीएक्स का जहां पर अच्छी तेजी दिख रही है। 7900 रुपये के ऊपर धनिया का दिसंबर का वायदा ट्रेड कर रहा है। हफ्ते भर में 8.5% की तेजी धनिया में आ चुकी है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ महावीर गुप्ता हैं श्री फलोदी ट्रेडर से। शुक्रिया महावीर जी। सर, क्या खबर है अब आपके पास? नहीं, अब क्या स्विंग में? पिछली बार आपसे बातचीत हुई थी, आपने कहा था कि गर्मी ज़्यादा होने से अभी तक सोइंग नहीं हो पा रही है, जो फसलें जो बोई गई भी थी वो फसलें खराब हो गई हैं। अब क्या स्थिति है सर? अभी वापस अब तो क्लाइमेट जो है इसके अनुरूप होने लगा है, लेकिन हम बुआई में लेट होते जा रहे हैं। तो कुछ जगह पर जहां दोबारा जर्मिनेशन करने के लिए वापस सोइंग करनी पड़ेगी और कुछ जगह पर पहले से खराब होगी तो वो दूसरी फसल की ओर डाइवर्ट हो गए हैं। लेकिन ओवरऑल अब 1 महीना हम इसकी बिजाई में लेट हो चुके हैं, जिसका जो प्रभाव है वो बाद में देखने को मिलेगा जनवरी फरवरी में, क्योंकि पूरा जो धनिया में खुशबू मेन रीजन होता है इसको बाय करने का और इसके यूज करने का। तो जो सबसे बढ़िया खुशबू नए में आती है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कम हो जाती है। तो जनवरी के मतलब फरवरी से बाद में जो सारे बायर मसाले वाले लेते हैं उनको 1 महीना रुकना पड़ेगा नई फसल के लिए। वो एक पीरियड इसके लिए बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि उसमें अवेलेबिलिटी रहेगी नहीं और डिमांड सबकी रहेगी। तो जो मुझे बिजाई का लग रहा है कि जो क्लाइमेट है अब सपोर्टिव हुआ है, थोड़ा बहुत ठंड बढ़ने लगी है, तो अब ऐसा इसके लिए मतलब बहुत अच्छा क्लाइमेट हो गया है। लेकिन चूंकि लेट हो चुके हैं इसलिए किसान का कह नहीं सकते उसका मानसिक रूप से किस तरफ जा रहा है उसका, कि वो कौन सी फसल अभी बोएगा। क्योंकि गेहूं की बिजाई हो सकती है तो धनिया का कुछ पार्ट गेहूं में जा सकता है, लहसुन की हो सकती है तो लहसुन में जा सकता है। दोनों क्रॉप बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन फिर भी धनिया में कम ही लग रहा है। तो मुझे लगता है कि भविष्य में धनिया अभी और बढ़ने के चांसेस है। ये और तेजी यहाँ पे दिख रही है। चलिए, शुक्रिया महावीर जी, वक्त कम है आज। शुक्रिया तरुण जी आपका, भूपेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए, मुनाफे की मंडी में इतना ही।